students, here we are starting a new chapter of civics for class 7th, chapter number 24, understanding democracy. So here we started. What is democracy? Democracy is for पीपल्स, है ना. हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? लोकतंत्र, मतलब जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए. ओके, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म. हियर इज अ बेसिक चार्ट to understanding democracy. We will learn about it deeply. Here you can see that democracy is the form of government where the people govern themselves directly or through elected representative. फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू नोट दिस. ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमें इसको नोट डाउन करना ज़रूरी है. ओके, तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा. डेमोक्रेसी क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है जो या तो लोगों के ज़रिए या लोगों के द्वारा रन किया जाता है. पहला पॉइंट हो गया ये वाला. उसके बाद हम आते हैं एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी के और की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे. पहले एडवांटेज हम इसके पढ़ लेते हैं. पहला एडवांटेज क्या है? द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इज एज ओल्ड एज द एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन, है ना. एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन से ही हमारा डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो हमें मिला है. ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है भाई? Renaissance humanists reviewed Greek literature and culture, which lead to the growth and implementation of the concept of democracy. क्या हुआ भाई? जब लोगों ने ग्रीक लोगों के इस कल्चर के बारे में जाना, उनके बारे में स्टडी किया, उनके लिटरेचर्स को पढ़ा, तो उन्होंने पाया कि किस तरह से डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, है ना. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ये हमारे लिए लाया जाना चाहिए, आज़ाद देश के लिए, एक आज़ाद कंट्री के लिए किस तरह से रिक्वायर्ड होता है ना. अब थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग आते हैं. थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा? द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फ्रांस and Russian Revolution and the two world wars also had an impact on the formulation of democracy. क्या? the American war जो हुई थी, उसमें जो अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली और जो फ्रांस और रशिया के बीच रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, एंड द टू वर्ल्ड वॉर ऑल्सो हैड एन इम्पैक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना, डेमोक्रेसी को लाने के लिए. ओके, नाउ हियर्स द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वी विल डिस्कस अबाउट इट. देखिए क्या होता है. पहला की फीचर क्या है? डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, जो कि क्या करता है? लोगों के वेलफेयर के लिए चलता है और उन जो हमारा देश है उसके इंटरेस्ट पे ध्यान देता है. पहला की पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ लोगों का भला सोचा जाएगा, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोची जाएगी और सिर्फ देश के हित के बारे में, उनके उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करी जाएगी. फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास इक्वलिटी. इक्वलिटी क्या है भाई? सभी को समान अधिकार दिया जाएगा. ओके, सभी को एक जैसा रखा जाएगा. कोई ऐसा नहीं, कोई बड़ा हो या छोटा हो, या फिर जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, है ना, रंग के हिसाब से, कलर के हिसाब से हम जो भेदभाव करते हैं वो नहीं किया जाएगा डेमोक्रेसी में. ये इसका सेकंड पॉइंट है. अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जस्टिस फॉर एवरीवन. अगर आप हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए, अगर वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा है ना, तो वो भी एक कॉमन पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा. ये हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है, तो जस्टिस जो होता है, सभी को न्याय देने का अधिकार होता है इसके अंदर. ओके, अब हम आते हैं कंसिडरेशन ऑफ फॉर ह्यूमन डिग्निटी. ओके, यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा मतलब कंसिडर जो
इंसान का गौरव है, जो इंसान का प्राइड है, जो उस कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो प्राउड वाली बात है उसको ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, ये की पॉइंट्स हो गए। अब आप जो हमारे सामने ये पिक्चर दिखाया गया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पिक्चर को सभी ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको एक जो पंछी दिखाया गया है वो एक पिंजरे में कैद है, दूसरा जो पंछी दिखाया गया है वो आकाश में फ्रीली उड़ रहा है, थर्ड पिक में एक बच्चा काम कर रहा है और फोर्थ पिक में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि ह्यूमन डिग्निटी किस तरह से होती है या फिर डेमोक्रेसी को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो बच्चे क्या हो रहा है, लुक एट इनटू, जब आप किसी इस वाले पिक को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि कितना उदास है, कितना इसको बांध के रखा हुआ है। हमें क्या, और डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड करती है, फ्रीनेस प्रोवाइड करती है ना। सबसे सेकेंड पॉइंट जो है इक्वली एजुकेट होने का। यहाँ पे एक छोटा बच्चा काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, काम जब छोटे बच्चे करते हैं तो इतनी कम उम्र में इतना कोई भारी काम, किसी मशीन से लड़ना या फिरना, ऐसा कुछ उससे काम करवाना वो गलत होता है। तो पहले तो एजुकेशन का जो राइट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी को एजुकेट होने का अधिकार है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी in world. Our freedom fighters fought and sacrificed their living to gain independence for British rules. After independence, India chose to be a democratic republic. Our leaders framed our constitution and our country is governed by its laws. But how and why did democracy come into the existence? पहली चीज़ यहाँ पे जो अंडरलाइन करने वाली है कि जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस है, हम लोगों ने क्या चूज़ किया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चूज़ किया है बेटा। ठीक है, डेमोक्रेटिकली रिपब्लिक होना चूज़ किया गया है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे फ्रीडम फाइटर ने काफ़ी लड़ाई करी। अब जो डेमोक्रेसी आई वो किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ, हमारी कंट्री ने उसको क्यों महत्व दिया, उसी को क्यों अपनाया। देखो बेटा क्या हो रहा है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कितनी तरह की गवर्नमेंट होती है पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास 3 तरह की गवर्नमेंट बताई गई है हम लोगों को। कितनी बेटा, 3 तरह की गवर्नमेंट। पहली जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जैसा हिटलर के टाइम पे होता ना, हिटलर जैसा डिक्टेटरशिप करता था। तो पहला हमारे पास डिक्टेटरशिप है, सेकंड वाला जो है मोनार्की है, और थर्ड वाला जो है वो डेमोक्रेसी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो आप, पहला जो पॉइंट है डेमोक्रेसी, सॉरी डिक्टेटरशिप वाला, द पावर टू रूल रेस्ट विथ one person or a small group of people who has absolute power without effective constitutional limitations. Such powers is often obtained forcibly. People do not enjoy any freedom. पहला जो पॉइंट है ये क्या, कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जब आपस में मिलकर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे क्या करते हैं, रूल करते हैं ना, तो वो, और ये जो रूल किया जाता है इस कंट्री को जब अपने अंडर लिया जाएगा वो फोर्सफुली लिया जाएगा बेटा, फोर्सफुली लिया जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्या कहलाती है बच्चे, हमारा डिक्टेटरशिप कहलाती है। जैसे हिटलर के टाइम पे आप देखो तो डिक्टेटरशिप करता था हिटलर अपने यहाँ पे जर्मनी में। अब देखो बेटा क्या हुआ, एक आप बात समझने की कोशिश करना, क्या पिछले टाइम पर जो ये चर्चेस वगैरह होते थे ना, इनके जो फादर्स वगैरह होते थे वो अपनी कंट्री पे पूरी तरह से रूल करते थे। एक बहुत पुरानी बात है, ग्रीक लोगों के टाइम की बात है। तो उन्हीं को हेड माना जाता था, वो आपस में मिलकर उस कंट्री को रन करवाते थे, और उससे होने वाले जो भी जिस भी तरह से वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं या फिर जो भी रूल्स बनाने हैं उनके अंडर आते थे। कोई भी अगर लोगों के बारे में उनके हित में फैसला लिया जाएगा तो उनसे पूछे बिना नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और पूरी तरह से अधिकार जो होगा उस कंट्री के ऊपर वो उनका होगा। ठीक है, तो वो एक तरह से डिक्टेटरशिप, अगर कोई एक पर्सन पूरी उस कंट्री पे रूल कर रहा है तो वो डिक्टेटरशिप कहलाता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि डिक्टेटरशिप किसी भी तरह से सही नहीं होता है, यहाँ पे लोगों को क्या आज़ादी नहीं मिलती। अब सेकंड वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारा ये मोनार्ची वाला, द कंट्री इज़ रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन हु इज़ हेड ऑफ द स्टेट इन हुम ऑल पावर इज़ वेस्टेड। अब देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पे मोनार्की क्या होता है,
मोनार्की में जो कंट्री होती है उसके ऊपर किसका पूरा अधिकार होता है बेटा? जो राजा होता है उस कंट्री का, ठीक है। मोनार्की क्या है? मोनार्की एक ऐसा गवर्निंग सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ किंग रूल करता है, उसके अलावा और कोई रूल नहीं करेगा। जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो उसी के ज़रिए लिए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग हमारे थर्ड वाले पॉइंट पे। थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारे पास? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, द पावर is either held by elected representative or directly by the people themselves। ये हमारे देश में अभी करंटली हम इसी पे फॉलो करते हैं, इसी गवर्नेंस पे फॉलो करते हैं। यही हमारे लिए सही माना जाता है और यही हर जगह सही भी होता है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो पावर होती है वो किसी एक बंदे के पास नहीं होती है। यहाँ पे या तो जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है। जो उस कंट्री के जो पीपल्स हैं वो उस कंट्री को गवर्न करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या तो वो आपस में ही मिलकर कुछ भी बातें करके या कुछ डिसीजन लेकर और कंट्री को रन करवाते हैं, या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है जो उस कंट्री को रन करने में हेल्प करता है। ओके बच्चे, अब देखेंगे हम यहाँ पे अगला, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? द मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन एडोप्टेड ओनली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट today's world, democracy is considered to be the best and the most popular form. The word democracy is derived from the Greek word demokratia, which is a combination of two words. Demo means people and kratos means rules or power. Okay, ये ग्रीक वर्ड है जैसा कि आप सभी को पता चल गया है, जो कि डेमोक्रेटिया से लिया गया है। डेमो का मतलब क्या है भाई? पीपल, और कराटे का मतलब क्या है? पावर, लोगों की शक्ति। ओके, सिंपल है, ये वाली चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपको। पीपल गवर्न देमसेल्फ डायरेक्टली और थ्रू आउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। या तो लोग उसको रन करेंगे डायरेक्टली या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इलेक्शंस के थ्रू वो चुन लेंगे और फिर वो गवर्नमेंट रन होगी। व्हेन पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, जब लोग क्या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ना उस गवर्नमेंट के गवर्नेंस के प्रोसेस में, आर फ्री फ्रॉम वोट, क्या वोट करने के लिए फ्री होते हैं, टू मेक लॉज इलेक्ट और डिसमिस ऑफिशियल्स, है ना, इलेक्शन बनाने के लिए या फिर डिसमिस करने के लिए ऑफिशियल्स को, तो वो फ्री होते हैं। एंड कंडक्ट ट्रायल्स देमसेल्फ, और ट्रायल उनको डायरेक्टली कंडक्ट करवाते हैं। इट इज़ नॉन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है? व्हेन पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। बेटे क्या होता है यहाँ पे? जो इलेक्टेड होता है वो अपना डिसीजन लोगों के बिहाफ पे लेता है, ठीक है। उसकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है अपनी कंट्री को रन कराने की, लोगों के हित में सोचने की, है ना। वो क्या पार्टिसिपेट करते, बहुत सारी क्या होता है बेटा? इलेक्शन होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। इलेक्शंस में बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। अब पार्टिसिपेशन से क्या होता है बेटा? वो पार्टिसिपेशन से सभी का वोट, उस पार्टिसिपेशन में क्या वोटिंग कराई जाती है। जैसे कि सपोज करो आपकी क्लास में मैंने दो बच्चों को चुना, जो दो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, या फिर एक बहुत कोई से भी दो बच्चों को चुन लिया, है ना। अब आपको उन दोनों में से क्या करना है? आपको चूज़ करना है कि पहले वाले लड़के को हम मॉनिटर बनाएं या फिर इस दूसरे वाले लड़के को। तो क्या पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, उन सब बच्चों को मैंने एक बॉक्स के अंदर एक पर्ची में नाम लिख के इसके अंदर डालने के लिए दिया, ठीक है। सभी ने उस पर्ची में नाम डाल दिया। अब जब मैंने निकाला तो ये वाला बच्चा या फिर ये वाला बच्चा, दोनों में से किसी एक के वोट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? वोटिंग कहलाता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो इसी तरह हमारे इंडिया में भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुने जाते हैं थ्रू द इलेक्शंस, है ना। इट इज़ नॉन एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? व्हेन पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है? लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट को फॉर्म होने में, ठीक है। और इनडायरेक्टली में क्या होगा? इसमें रिप्रेजेंटेटिव आएगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया। डायरेक्टली में क्या होगा? ये बस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का फ़र्क हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, है ना। इलेक्ट और डिसमिस ऑफिशियल्स एंड कंडक्ट ट्रायल्स देमसेल्फ। ओके,
वहाँ पे लोग वोटिंग के लिए, है ना, लॉज बनाने के लिए, ऑफिशियल्स को डिसमिस करने के लिए सब कौन जिम्मेदार रहेंगे? लोग ही जिम्मेदार रहेंगे इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार रहेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, सॉरी एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है भाई? एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है यहाँ पे? इन दिस सेक्शन वी विल revise the historic event that lead to the evolution of democracy in its present form, है ना, एंशियंट ग्रीक्स। अब देखो क्या, द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इज एन ओल्ड एज द एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन। एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन की जितनी पुरानी है इसकी कहानी देखो बेटा। द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी बिगिंस इन एथेंस। एथेंस में इसका जागरण हुआ, मतलब ये आई इन द 6th सेंचुरी BC। 6th सेंचुरी की BC में ये हमारे सामने रिप्रेजेंट हुई। अब क्या हो रहा है बेटा? in its ancient form it was called direct democracy। ancient form में क्या direct democracy कहा जाता था। there is a all citizens assemble at one place to make laws and take decision regarding the day to day matters of government। यहाँ पे क्या सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते थे और डे टू डे लाइफ के डिसीजन लिया करते थे। लॉज बनाना ये सब डे टू डे लाइफ में चलता था, है ना, और लोग आपस में इकट्ठे होकर ही डिसीजन लिया करते थे। ओके, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। अब मिडियल पीरियड, ठीक है, ये एंशियंट पीरियड। अब मिडियल पीरियड के बारे में समझते हैं। देखो क्या हो रहा है मिडियल पीरियड में, आ रहा है इन द मिडियल पीरियड सेवरल यूरोपियन रूलर्स while मेकिंग policies consulted churches officials and various group of citizens, which lead to the formation of representative bodies of citizens with the decline of फ्यूडलिज्म इन यूरोप इन द 14th सेंचुरी। अब देखो बेटा, मिडियल पीरियड के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, मैंने जैसे आपको पादरी या फिर जो फादर होते हैं जिन्हें पादरी कहा जाता था, तो मिडियल पीरियड में क्या यूरोप के अंदर ये पॉलिसीज़ थी। कंसल्टेड चर्चेस, कुछ चर्चेस थे उनकी जो ऑफिशियल्स थे, फादर्स वगैरह होते ना वो, और वेरियस ग्रुप ऑफ सिटीजन, और बहुत से बड़े बड़े जो लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, जो पावरफुल होते थे, है ना, उनको वो क्या करते थे, छोटे लोगों पे रूल करते थे, ठीक है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसको क्या फिडलिज्म कहा जाता था। क्या जो बड़े लोग हैं जब छोटे लोगों को पे रूल करते थे उसको फिडलिज्म कहा जाता था। तो विद द डिक्लाइन ऑफ फिडलिज्म, जब ये फिडलिज्म का डिक्लाइनेशन हुआ ना इन यूरोप इन द 14th सेंचुरी, पावर शिफ्टेड फ्रॉम द फेडरल लॉर्ड टू द किंग। अब क्या हो गया, जब मिडिल पीरियड का अंत हुआ तो ये फेडरल लॉर्ड्स होते थे, इनको क्या फेडरल लॉर्ड्स कहा जाता था। जो बड़े लोग ये होते थे ना, इनको फेडरल लॉर्ड्स कहा जाता था, क्योंकि ये क्या जो छोटे लोग हैं ना उनको क्या करते, उनको उनकी रक्षा के बदले उनसे काम कराते थे, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। ओके, और उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित करते थे, ठीक है। द न्यू फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो शिफ्टेड द पावर अवे फ्रॉम द फेडरल लॉर्ड्स एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। रिनेसेंस इन यूरोप, ठीक है, रिनेसेंस इन यूरोप। अब रिनेसेंस किस तरह से हो रहा है यूरोप के अंदर वो देख लेते हैं। देखो बच्चे, द रिनेंशन मूवमेंट इन यूरोप विटनेस द रीबर्थ ऑफ आर्ट, मतलब पुनः जागरण होना, मतलब वापस से स्टार्ट करते ना हम जीरो से, जब स्टार्ट करते तो यूरोप में जब ये स्टार्ट हुआ तो रिनेंशन पीरियड उसे कहा गया। द रीबर्थ ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, फिलोसॉफी, द रिनेंशन ह्यूमनिस्ट रिव्यूड ग्रीक। अब ग्रीक ने इनको रिव्यूड किया, उनको दोहराया, ठीक है, उनको दोहराया, ग्रीक लोगों को दोहराया। ये आप वर्ल्ड का मैप देख सकते हो यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, एशिया इंडिया वाला पार्ट, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आप यूरोप वाले पार्ट में ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना आपकी बुक में साफ साफ दिया हुआ है ग्रीक लोगों का। द सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस अपॉइंटमेंट,
तो अफ्रीका, एशिया, ये यूरोप वाला जो पोर्शन देख रहे हो ना बेटा आप यहाँ पे, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये ग्रीक, द सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट क्राइस एप्टोमाइज द earliest एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। कहाँ पे बेटा? ये यूरोप का ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे है ये, ठीक है। यूरोप का देखो, इंडिया में यहाँ पे ये पूरा हमारा एशिया वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे हम इंडियन लोग हैं, और इधर लेफ्ट साइड में क्या, तुर्की आ गया, ठीक है। और ये अफ्रीका वाला पोर्शन है ना। बाय रोड जाएँ तो हम देखो, आप देख सकते हो, एशिया जा सकते हैं, एशिया से फिर तुर्की जा सकते हैं, तुर्की से अफ्रीका जा सकते हैं बाय रोड भी, ठीक है ना। पहले लेकिन उसके लिए हमें पाकिस्तान होके जाना पड़ेगा है ना। अब देखो बेटा, ये यूरोप वाला, और यहाँ से हम यूरोप भी जा सकते हैं। बस हमें साउथ अमेरिका और यूएसए, है ना, वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ़्लाइट करनी ही पड़ेगी। देखो बेटा, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि समुद्र बीच में आ जाता है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे मैप को पढ़ना आना चाहिए। जर्मनी कहाँ पे बेटा? यूरोप वाले इस वाले पोर्शन में जर्मनी है, ठीक है बेटा। पोलैंड है ना, क्रीज रिपब्लिक, ठीक, क्रीज रिपब्लिक वाली जो सिटी है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो मैप को पढ़ना आना चाहिए, एक बार इसको ध्यान से पढ़ना आप, है ना, इसको और समझने की कोशिश करना ज़रूर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लिटरेचर एंड कल्चर, जो रिवोल्यूशन हुआ वहाँ पे, जो ना पुनर्जागरण हुआ वहाँ पे उस यूरोप के अंदर, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो लिटरेचरली, साइंटिफिक और म्यूज़िकली, है ना, इन सब में चेंजेस आने लगे, उनके कल्चर में चेंजेस आने, उन्होंने ग्रीक लोगों के कल्चर को अपनाने लगे, है ना, विच लीड टू ग्रोथ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसी वजह से क्या, जो डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे यूरोप के अंदर आया। अब यूरोप, क्योंकि आप देखो एशिया का ही पार्ट है, एशिया के ही पास में है ना, एशिया का पार्ट नहीं है बेटा, यूरोप एशिया के पास में ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो इस तरह से वो ट्रांसफ़र होने लगा डेमोक्रेसी वाला कल्चर, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव बॉडीज कैम इनटू बीइंग, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडीज क्या होती है बेटा? तो बच्चे, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ क्या होती हैं? जो कि विधिवत रूप से निर्माण की गई हो, मतलब एक सही तरीके से बनाई गई, उसे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो, लेजिस्लेटिव बॉडीज कैम इनटू बिगिन, है ना, विच वर कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ एरिस्टोक्रेटिक एंड नॉन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, ठीक है। दोनों ही तरफ से थी, एरिस्टोक्रेटिक और नॉन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, दोनों ही तरफ से उसे माना जाता था। अब किस तरह से एरिस्टोक्रेटिक और नॉन एरिस्टोक्रेटिक, मतलब जो बड़ी एरिस्टोक्रेटिक मतलब जो लोग जाने माने होते हैं ना, उस फैमिली के लोग, है ना, उससे भी, और जो लोग फैमिलीज जाने माने नहीं हैं उनसे भी रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते थे और वहाँ से गवर्नमेंट को फॉर्म करते थे। इन इंग्लैंड द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688 फर्दर स्ट्रेंथेंस द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और 1688 का जो रिवोल्यूशन हुआ ना, उसके अंदर जो ये डेमोक्रेसी की रूट्स थी उनको और ज़्यादा गहरा कर दिया। द रिवोल्यूशन गिव्स अ ब्लो टू द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द British king and made the rulers answerable to the parliament, the representative bodies of the English people, ठीक है। जो किंग था उसको आंसरेबल बना दिया इस रिवोल्यूशन में डेमोक्रेसी ने, मतलब पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट जब फॉर्म हो गया तो जब भी कोई किंग कुछ करता है तो वो आंसरेबल हो जाएगा। अब किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। वहाँ पे उसे उस चीज़ का आंसर देना पड़ेगा कि अगर वो लोगों के हित में है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, किस तरह से है। तो ये सारी बातें इस रिवोल्यूशन से हम सभी के सामने आई। ओके, अब बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।